मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज तुलनात्मक राजनीति के महत्वपूर्ण अध्याय पर विचार करते हैं और वह अध्याय है राजनीतिक समाजीकरण। समाजीकरण और उसका स्वरूप यदि राजनीतिक हो जाए उसे राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। राजनीतिक का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति घर की चार दीवारी से बाहर आकर समाज, समूह, समुदाय, संघ, देश, दुनिया, मानवता, इन चीजों के बारे में जब सोचना शुरू करता है तब वह राजनीतिक प्राणी बनता है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो यह कहे कि मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता। राजनीति में रुचि का मतलब केवल यह नहीं है कि वह चुनाव लड़े, मतदान की मांग करे, प्रचार प्रसार करे, केवल यह राजनीति नहीं है। जब वह दूसरे चीजों के बारे में, समाज के हित में, संघ समूह के हित में वह सोचना शुरू करता है, उसका राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है। ये राजनीति हुआ। समाजीकरण, जब एक बालक का जन्म होता है वह केवल मनुष्य का एक पुतला मात्र होता है। उसे परिवार में माता पिता, भाई बहन, घर के परिवार के अन्य सदस्य उसको मानवोचित गुण देते हैं, सिखाते हैं। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें उसे सिखाते हैं और इस प्रकार से उसको एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और वह इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए एक सामाजिक प्राणी बनता है। जंगल में रहने वाला एकाकी मनुष्य और समाज में रहने वाला एक व्यक्ति, दोनों के चरित्र में, दोनों के व्यवहार में, दोनों के सोच में बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। अरस्तु ने इसी संदर्भ में कहा था, जो मनुष्य समाज में नहीं रहना चाहता वह पशु होगा या देवता होगा। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य है उसको अपना विकास करना है और समाज में ही रह करके उसका विकास संभव है, समाज के बाहर रह करके उसका विकास संभव नहीं है। तो देखें समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण क्या है। राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा देते हुए अमर्त्य पावन कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है मतलब काम लंबे समय तक होता है। यह भी आप जानते होंगे कि मनुष्य दुनिया के एकमात्र प्राणी ऐसा होता है जो जीवन भर सीखता है। हम जंगली जानवरों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं। जैसे ही वो पक्षी या जंगली जानवर अपना शिकार करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही उसको उसकी मां छोड़ जाती है और वो शावक, वो छोटे छोटे पक्षियां अपना अपना घोंसला बना करके अपना जीवन शुरू कर देते हैं। लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी होता है जो जीवन भर सीखता है, हर कदम पर सीखता है, जीवन के आखिरी क्षण में भी उस कुछ बात सीखता है। तो सीखना, समाजीकरण का मतलब सीखना है। सीखने की लंबी प्रक्रिया होती है। तो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा या परिवर्तित किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति दूसरा शब्द है, अगले चैप्टर में उसकी चर्चा करेंगे। राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने या उसको परिवर्तित करने का एक साधन है और व्यक्तियों को राजनीति में दीक्षित करते हुए, राजनीति में दीक्षित करते हुए मतलब राजनीति के बारे में कुछ बातें बताते हुए राजनीति के विषय में उसके विचारों का निर्माण किया जाता है। राजनीति क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, सरकार क्या होती है, सरकार के काम क्या है, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और राज्य के बीच क्या संबंध होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में जब उसे शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, उसको शिक्षा दिया, उसको बताया जाता है, उसे राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। दूसरा
दूसरी परिभाषा एलन बाल ने दिया है। एलन बाल कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कुछ धारणाओं का होना। ये धारणा कहाँ बनती है? अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती हैं और उन व्यक्ति में उन धारणाओं का विकास होता है। एकदम से कोई बात व्यक्ति सीख गया, व्यक्ति बोलना शुरू करे, ऐसा नहीं होता। जिन परिस्थितियों में वह जीवन यापन करता है, उन परिस्थितियों से वह प्रेरणा लेते हुए, सीखते हुए राजनीति के बारे में अपनी धारणाओं का निर्माण करता है, समाज के बारे में धारणा बनाता है, धर्म के बारे में अपनी धारणा बनाता है। जैसी परिस्थितियां उसको मिलती हैं, उसी के अनुरूप व्यवहार मिलता है। तो कुछ धारणाओं का होना, उसका विकास तथा व्यवस्था से संबंधित विश्वास ही राजनीतिक समाजीकरण है। व्यवस्था से संबंधित विश्वास, हम सरकार के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, एकदम से हमारी सोच सामने नहीं आ जाती। हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। इसमें अनेक प्रकार की संस्थाएं हमारे साथ आती हैं, अनेक प्रकार के मित्र आते हैं, अनेक प्रकार के क्षेत्र आते हैं जहां पर हम निवास करते हैं। ये सभी चीजें मिलकर के उसके मन में राजनीति के प्रति धारणा का विकास करती है। तो यह एक प्रक्रिया है जो निरंतर और अनवरत रूप से चलते रहती है और व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता है और उन चीजों को व्यवहार में प्रकट भी करता है। इस राजनीतिक समाजीकरण के 3 प्रेरक आधार हैं। कौन कौन से प्रेरक आधार? पहला है राजनीतिकरण। राजनीतिकरण का मतलब क्या होता है? राजनीति के प्रति आकर्षित होना, राजनीतिक क्रियाकलापों में रुचि लेना, ये राजनीतिकरण हुआ। शुद्ध राजनीति तो जीवन के हर क्षेत्र में है, लेकिन जब राजनीतिक घटनाओं के बारे में कोई व्यक्ति रुचि लेता है, राजनीति के प्रति वह आकर्षित होता है, उसका हम कहेंगे यह राजनीतिकरण, व्यक्ति का यह राजनीतिकरण होता है। दूसरी चीज राजनीतिक सहभागिता। जब राजनीति में प्रवेश करता है, जब राजनीतिक क्रियाएं करता है, प्रवेश करता है राजनीतिक क्रिया, मतलब वह दल के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वाह करता है, तो वह राजनीतिक सहभागिता उसका सामने आता है, उसे हम राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। लेकिन सभी व्यक्तियों का राजनीतिक सहभागिता का होना आवश्यक नहीं है। यदि सब के सब पूरे देश में रहने वाले करोड़ों अरबों व्यक्ति सब के सब राजनीति में भाग लेना शुरू कर दें, तो देश कैसे चलेगा? आप व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक सदस्य वो होते हैं जो प्रतिदिन कुछ न कुछ मैसेज ग्रुप में डालते हैं, ये नंबर 1 के होते हैं। दूसरे सदस्य ऐसे होते हैं, दूसरे वर्ग के सदस्य ऐसे होते हैं जो विशेष अवसरों पर कुछ मैसेज उसमें डालते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप में डालते हैं, कभी कभी डालते हैं, मतलब अपनी सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं कि भाई हाँ हम भी हैं। और तीसरे वर्ग में ऐसे सदस्य होते हैं जो कभी भी कोई मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं डालते, और ऐसे ही ग्रुप चलता है और बढ़िया चलता है। यदि मान लीजिए किसी ग्रुप में 100 सदस्य हों और 100 के 100 पूरे सदस्य प्रतिदिन 2-4 पोस्ट डालना शुरू करें, तो आदमी तो पागल हो जाएगा। यही स्थिति राजनीतिक सहभागिता की है। तो उसमें कुछ दर्शक गतिविधियां भी होनी चाहिए, कुछ ताली बजाने वाले लोग भी होना चाहिए, तब जाकर के राजनीतिक सहभागिता अच्छी तरह से चलेगी। यदि सबके सब राजनीति में भाग लेकर के प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं, मत मांगना शुरू करते हैं, सबके सब चुनाव में खड़े हो जाते हैं, देश कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी? तो इस प्रकार की गतिविधियों का होना आवश्यक है। अति सक्रिय और दर्शक गतिविधियों का भी होना आवश्यक है। और तीसरा है राजनीतिक भर्ती। राजनीतिक भर्ती का मतलब होता है राजनीति का एक भाग बन जाना, राजनीति को अपने में आत्मसात कर लिया। जैसे भारत में राजनीति एक व्यवसाय है, नेतागिरी एक व्यवसाय है,
ये लोग बोलते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, लेकिन समाज सेवा के बदले ये क्या प्राप्त करते हैं इसको बताने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 साल तक विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, उसके बाद वो पद से मान लीजिए हट गया या हार गया या टिकट नहीं मिली, लेकिन वह जीवन भर किस प्रकार से प्रति दूसरे वर्ष नई कार खरीदता है, किस प्रकार से कार मेंटेन करता है, ये राजनीति के बारे में हमारी सोच है और हम ऐसा करते हैं। तो ये तीनों चीजें राजनीतिक समाजीकरण के प्रेरक आधार हैं। जैसा राजनीतिक समाजीकरण होगा उसी प्रकार से राजनीतिक भर्ती होगी, राजनीतिक सहभागिता होगी और राजनीतिकरण होता है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, अपने करियर के बारे में, ये सब चीजें मिलकर के व्यक्ति का मन बनाते हैं, व्यक्ति में एक धारणा का विकास करते हैं। यह राजनीतिक समाजीकरण 2 प्रकार से व्यक्ति में किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से जो चीज हम सिखाते हैं, कौन कौन सी चीजें? पहला है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सूचना और जानकारी का प्रेषण। प्रत्यक्ष रूप से जो चीज हम व्यक्ति को बताते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देना, सूचनाएं प्रेषित करना, उनको विभिन्न प्रकार के निर्देश देना, आदेश देना, ऐसा करना ऐसा नहीं करना के बारे में बताना। दूसरा है भविष्य के लिए तैयार करना। भविष्य के लिए तैयार करना, आप जानते होंगे महाविद्यालय में छात्र संघ का गठन होता है। महाविद्यालयों में छात्र संघ का गठन होता है। क्यों होता है? यह राजनीतिक दलों के भविष्य निर्माण की योजना है कि महाविद्यालयों में छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जाए, ताकि ये आगे चल करके देश की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सके। भविष्य का निर्माण, भविष्य के लिए ये व्यक्ति को तैयार करते हैं कि कॉलेज से सीखो, कॉलेज सीख करके देश में आओ, देश की राजनीति में मुख्य भूमिका का निर्वाह करो। तीसरी चीज सामाजिक धार्मिक संरचनाओं के द्वारा, जो धार्मिक आर्थिक विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं, ये भी अपने सदस्यों को राजनीति के बारे में अनेक प्रकार की बातें बताती हैं। यद्यपि स्पष्ट रूप से धार्मिक या आर्थिक संस्थाएं राजनीति की शिक्षा स्पष्ट रूप से नहीं देती कि तुम ऐसा करो वैसा करो बोल करके, लेकिन उनके विभिन्न कार्यों से राजनीतिक तत्व सामने आ जाता है और व्यक्ति को उसी प्रकार से सीखता है और उसी प्रकार का आचरण करता है। इसके अलावा एक है प्रत्यक्ष अनुभव। व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा भी अनेक प्रकार की चीजें सीखता है और उसको के राजनीति में क्रियान्वित करता है, लागू करता है। ये प्रकट उपाय हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से। क्या है? सुनिश्चित अभिवृत्तियों का विकास करना। उसको राजनीति की शिक्षा सीधे नहीं देना, अपितु ऐसी कुछ बातें बताना जिससे व्यक्ति की प्रवृत्ति राजनीति की ओर हो जाए। अस्पष्ट रूप से बताना, उसको पूरे देश दुनिया के माहौल के बारे में बताना, उसको समाचार देखने के लिए प्रेरित करना, उसको समाचार पत्रों का वाचन अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। इससे व्यक्ति में एक निश्चित अभिवृत्ति का विकास होता है। ऐसे समाचार पत्र, ऐसे मैगजीन्स घर में मंगाना जिसके द्वारा वह एक निश्चित अभिवृत्ति का विकास कर सके, उसको इधर या उधर मोड़ने के लिए प्रेरित करना। फिर है राजनीतिक भूमिका का निर्वाह हेतु मूल्यों का विकास करना, उसको राजनीति के बारे में विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से बताना, ताकि वह आगे चल करके राजनीतिक भूमिका का निर्वाह अच्छी तरह से कर सके या जैसा वो लोग चाहते हैं उसी प्रकार से कार्य कर सके। और है सामाजिक मूल्य का प्रसार करके। समाज में कई प्रकार के मूल्य होते हैं, समाज में अपनी व्यवस्था होती है, उस सामाजिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के द्वारा भी व्यक्ति का राजनीतिक सामाजिकरण किया जाता है।
अब आगे देखें, राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण कौन है, मतलब कि कौन कौन से ऐसी संस्थाएं संगठन हैं जो व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करती है। कौन कौन सी संस्था है, इसमें सबसे पहले परिवार है। परिवार व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग होता है, वहीं से वह अपना सामाजिक जीवन की शुरुआत करता है। घर का जैसा माहौल होगा, जैसी परिस्थितियां होंगी, घर में माता पिता का जैसा व्यवहार होगा, घर में माता पिता क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, इसका पूरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। वहीं से वह अपना सामाजिक जीवन की शुरुआत करता है। तो जैसा परिवार का माहौल होगा, उसी प्रकार से उसका सामाजिकरण होगा। यदि मान लीजिए व्यक्ति एक मेहनत का परिवार में जीवन यापन करता है, छोटा बालक एक मेहनत करने वाले व्यक्ति के घर में आता है, तो वह मेहनत का सम्मान करेगा, मेहनत का महत्व जानने वाला होगा। यदि कोई नौकरी करने वाला है, माता पिता नौकरी करने वाले हैं पिताजी, तो उसी प्रकार का माहौल उसको मिलेगा। यदि माता पिता दोनों नौकरी करने वाले हैं, तो स्वाभाविक है बच्चे में वह धारणा नहीं बन पाएगी जो माता पिता के प्रति होती है, क्योंकि माता पिता तो दोनों नौकरी करने वाले हैं, बच्चा अकेले घर में रहता है, उसमें एकाकीपन का भाव आएगा। तो जैसा परिवार का माहौल होगा, उसी प्रकार से उसमें सामाजिकरण होगा, मतलब सीखने की प्रवृत्ति आएगी, उसका व्यक्तित्व बनेगा, उसका मन और मस्तिष्क का विकास होगा, उसकी सोच बनेगी, उसकी धारणा बनेगी, जैसा माहौल होगा। दूसरा, शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं किस प्रकार की बातें बताती हैं और शिक्षण संस्थाओं में किस प्रकार का माहौल होता है। शिक्षण संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण माहौल होता है। आप कई ऐसे महाविद्यालय को जानते होंगे जहां पर पढ़ाई अच्छी तरह से होती है, लेकिन पढ़ने का माहौल नहीं होता। और कई ऐसे शिक्षण संस्थाओं को भी आप जानते होंगे जहां पर माहौल होता है पढ़ने का, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। और यदि माहौल अच्छा मिला तो कोई भी व्यक्ति पढ़ाई को छोड़ करके अच्छी पढ़ाई करेगा, अध्यापन में ज्यादा उसका दिमाग नहीं लगेगा, वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेगा। माहौल का होना आवश्यक है। मैं जब दंतेवाड़ा में प्राचार्य के पद पर था, वहां पर मैंने एक नई चीज का अनुभव किया, अवलोकन किया। क्या? वहां के छात्र छात्राएं गुड मॉर्निंग बोलते थे, लेकिन पांव छूते थे। तो पांव छूना उनका पारिवारिक संस्कार है, गुड मॉर्निंग बोलना उनका शैक्षणिक संस्कार है। पांव छूने की प्रवृत्ति है, उनको वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनसे नमस्कार या प्रणाम नहीं निकलता था, गुड मॉर्निंग निकलता था, क्योंकि स्कूल में उन्हें गुड मॉर्निंग ही कहना सिखाया गया था। और गुड मॉर्निंग एक ऐसा शब्द है हम भारतीयों के लिए, खर्रा लगे ना फिर करी, सामने वाला भी खुश और पाने वाला भी खुश, देने वाला और लेने वाला दोनों खुश हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, इसमें कुछ भी हर्रा फिर करी खुश नहीं जाता, लेकिन रंग छोटा होता है। तो खैर, शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करती है। तीसरा है स्वैच्छिक समूह। स्वैच्छिक समूह का मतलब मित्र मंडली। ये मित्र मंडली अलग अलग परिवेश में बनते बिगड़ते रहते हैं। प्राइमरी स्कूल में एक प्रकार की मित्र मंडली होती है, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज में, फिर जब आप जॉब में आते हैं या जब सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तब समय समय पर ये मित्र मंडली बदलते रहते हैं। और मित्र मंडली या स्वैच्छिक समूह व्यक्ति में राजनीतिक समाजीकरण का भाव लाते हैं। इन मित्र मंडलियों के बीच विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं, हर प्रकार से यहाँ पर चर्चा होती है, व्यक्तिगत बातें भी होती है, गुप्त बातें भी होती है। इस प्रकार से मित्र मंडली जैसा मिलेगा व्यक्ति को, व्यक्ति का समाजीकरण भी उसी प्रकार का होगा। फिर संचार माध्यम। संचार माध्यमों के अंतर्गत आपने कई ऐसे समाचार पत्र देखे होंगे जो एक निश्चित विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, समग्र विचारधारा को लेकर नहीं बढ़ती। इसी प्रकार से आपने कुछ ऐसे टीवी चैनल से भी देखे होंगे
जो एक निश्चित विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो अन्य चीजों को उसमें सम्मिलित नहीं करते। कुछ धार्मिक टीवी चैनल्स भी होते हैं जो जनसंचार के माध्यम जैसे होंगे। व्यक्ति इन जनसंचार माध्यमों का उपयोग जिस प्रकार से करता है, इसी प्रकार से व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। फिर है सरकार या राजनीतिक व्यवस्था। सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या करती है, सरकार की योजनाएं क्या हैं, और आम जनता उन सरकारी योजनाओं के बारे में, सरकारी नीतियों के बारे में कौन सा दृष्टिकोण रखता है, क्या सोचता है। आज की तारीख में जैसे भाजपा सत्ता में है, तो जितने भी विरोधी दल हैं ये आलोचना नहीं करते, विरोध करते। आलोचना और विरोध में अंतर है। आलोचना का मतलब होता है उस कार्य में जो कमी है, जो अपूर्णता है, उसकी ओर सामने वाले का ध्यान आकर्षित करना, ये आलोचना होती है। उसका जो दुष्प्रभाव समाज पर पड़ने वाला है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना, ये आलोचना में आता है। और विरोध करने का मतलब सामने वाला जो कुछ भी कहे, जो कुछ बोले, जो करे, उस सब का एक स्वर से विरोध करना। तो भारत में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा रही है। उदाहरण के लिए ले लीजिएगा, CAA बना और दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक प्रदर्शन धरना चलता रहा। आखिर CAA का संबंध भारत के नागरिकों से है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी विरोध करना है, मतलब करना है। चाहे सरकार कुछ भी करे, हम उसका विरोध करेंगे। ये प्रवृत्ति, ये टेंडेंसी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, और यह राजनीतिक समाजीकरण के मार्ग में उचित मार्ग नहीं, उचित नहीं। फिर है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल पूरी दुनिया के सभी देशों में प्राय राजनीतिक दल की भूमिका राजनीतिक समाजीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राजनीतिक दल किस प्रकार की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन में जो साम्यवादी व्यवस्था अभी भी चल रही है, या सोवियत संघ में जो साम्यवादी व्यवस्था थी, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका वहां के साम्यवादी दल को दी जाती है। यदि वहां पर साम्यवादी दल नहीं होता तो आज चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने नहीं आता। तो राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करते हैं, सरकारी नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के मन में ठूस ठूस कर बातें भर देते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था अच्छी है और साम्यवादी व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। तो राजनीतिक दल एक निश्चित प्रकार की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जबकि भारत आदि प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य होता है कुर्सी प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, सत्ता हथियार। तो हमारे देश में जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी व्यक्ति राजनीति में भाग लेते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है सत्ता हथियाना, सत्ता प्राप्त करना। और जब सत्ता प्राप्ति के लिए इतना बड़ा खेल चलता है, देख लीजिए राजनीतिक व्यवस्था की दशा और दुर्दशा कैसी होती है, दिशा कैसी होती है। फिर है धार्मिक संस्थाएं और धर्म और धार्मिक संस्थाएं दोनों ही राजनीतिक समाजीकरण के मुख्य अभिकरण है, क्योंकि धर्म का पाठ व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, उसमें अच्छे संस्कार आने चाहिए, उसे अच्छी बातें सिखाई जानी चाहिए, और धर्म कभी भी गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता। और जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनका भी काम है व्यक्ति में अच्छे संस्कार डालना, अच्छी बातें उसको सिखाना, सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करना, प्रेरित करना। लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति क्या है कि हम गलत ढंग से आय प्राप्त करते हैं, और उस गलत आय को सही साबित करने के लिए हम एक धार्मिक संस्था की स्थापना कर देते हैं या एक मंदिर का निर्माण कर देते हैं,
और भगवान से कहते हैं कि हमने जो पाप किया, हमने जो गलत काम करके पैसा अर्जित किया, इसको तुम शुद्ध कर दो। ये प्रवृत्ति, ये हमारी सोच जो है, ये देश का भला कभी नहीं कर सकती। तो ये अभिकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। अब देखें नियामक। नियामक मतलब उसको कंट्रोल करने वाला। जैसे फैन चलता है, फैन में एक रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर क्या करता है? पंखे की गति को नियंत्रित करता है, उसको रेगुलेटर करते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण के भी कुछ नियामक होते हैं, रेगुलेटर होते हैं, जो राजनीतिक समाजीकरण को ऐसा या वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसमें सबसे पहला है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब लोकतांत्रिक है या तानाशाही, राजतंत्रीय है या कुलीनतंत्रीय है, अधिनायकवादी है या तानाशाही है, सैनिक तानाशाही है या साधारण तानाशाही है। राजनीतिक व्यवस्था की जैसी प्रकृति होगी, उदारवादी प्रवृत्ति है या उग्रवादी प्रवृत्ति है, जैसी प्रवृत्ति होगी राजनीतिक समाजीकरण वैसा ही होगा। दूसरा है राजनीतिक समाज के अभिमुखीकरण। राज्य किस ओर जा रहा है, किस ओर उन्मुख है, युद्ध की ओर या शांति की ओर, विकास की ओर या पतन की ओर, अच्छे कार्यों की ओर या बुरे कार्यों की ओर, पाश्चात्यकरण की ओर या आधुनिकीकरण की ओर। राजनीतिक व्यवस्था का अभिमुखीकरण, राजनीतिक समाज का अभिमुखीकरण। आखिर समाज क्या चाहता है? तीसरा है राजनीतिक समाज के मानक। राजनीतिक समाज मतलब राज्य, उसके मानक क्या है? जैसे भारत की पुरानी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति का उपदेश देती है। पूरी दुनिया एक परिवार के समान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात भारतीय राजनीति में ही हो सकती है, और इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात पुतिन से हुई थी। उन्होंने कहा युद्ध का सीधा विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने पुतिन को बोल दिया डिप्लोमेसी और डायलॉग से काम करिए, क्योंकि भारत शुरू से युद्धों का विरोधी है। तो डायलॉग मतलब बात करिए। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान वार्ता से न निकल सके। तो आप डायलॉग करिए, मतलब संवाद करिए, बात करिए। और दूसरा डिप्लोमेसी, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करिए। लोगों की हत्या से क्या मिलेगा? बम्बार्डिंग करने से क्या मिलेगा? संपत्ति को नष्ट करने से क्या मिलेगा? तो ये भारतीय संस्कृति, भारतीय इसी आधार पर आगे बढ़ते हैं। और है जनसंपर्क माध्यम की व्यवस्था। जनसंपर्क जो माध्यम है, मतलब जो जनसंचार की सुविधाएं हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या है? निष्पक्षता को लेकर आगे बढ़ते हैं या पक्षपातपूर्ण समाचार आपको देते हैं? किस प्रकार की बातें वो करते हैं? ये जनसंचार माध्यम समाचार पत्र, समाचार पत्र हो चाहे जनसंचार माध्यम में टीवी चैनल्स हो, रेडियो हो, इनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाचार को यथावत आपके सामने पेश करें। लेकिन आजकल ये सब चीजें नहीं हो रही है, नहीं दिखता है ये सब चीजें। वे एक निश्चित विचारधारा या तो शासन का समर्थन करेंगे या शासन का विरोध करेंगे। परिणाम ये होता है कि निष्पक्ष चीजें आम व्यक्ति को मिल नहीं पाती। फिर है राजनीतिक संस्कृति। उस देश की राजनीतिक संस्कृति क्या है? एक व्यक्ति पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना चाहता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, अनेक प्रकार के इंटरव्यूज देता है, कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो जीवन में निराशा की ओर बढ़ते जाता है। और उस निराशा के समय में उसको एक छोटी सी दीप की लौ दिखती है, वो राजनीति में प्रवेश करता है।
और राजनीति में प्रवेश करके उसका सिद्धांत बन जाता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। मतलब यहाँ पर वार का मतलब है राजनीति में जो भी किया जाए सब सही है। वह राजनीति में प्रवेश करता है और देखते ही देखते वह अपराधी बन करके देश में शासन करना शुरू कर देता है। राजनीति में प्रवेश अपराध करता है, उससे बचने के लिए राजनीति में सम्मिलित होता है और राजनीति में सम्मिलित होकर के आप पर शासन करता है। व्यक्ति कमाने के लिए आजकल राजनीति को व्यवसाय के रूप में अपनाता है, कमाने के लिए। और आगे है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व का मतलब जब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां के राजनीतिक वातावरण से प्रायः अपने आप को निर्लिप्त रखते, अलग रखते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी अधिकारी ट्रांसफर पर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहां की स्थानीय राजनीति से बिल्कुल निर्लिप्त रहेंगे, वहां की राजनीति में भाग नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ एक देश छोड़कर तो दूसरे देश में चला गया, दूसरे देश में जाकर के वहां की राजनीति में एकदम से भाग लेना शुरू नहीं करेगा, वह निर्लिप्त रहेगा, उसका इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ये है राजनीतिक समाजीकरण के नियामक। और आगे राजनीतिक समाजीकरण के अनुसार व्यवस्था में निवेश होता है। राजनीतिक समाजीकरण के अनुसार व्यवस्था में निवेश का मतलब मांगे और समर्थन। डेविड स्टन ने जो व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें निवेश शब्द आया। निवेश का मतलब निवेश में दो चीजें होती हैं, मांगे पेश करना और उसका समर्थन करना। तो जैसा राजनीतिक समाजीकरण होगा उसी प्रकार से समाज से, पर्यावरण से मांगे आएंगी और उसका समर्थन मिलेगा, जैसा राजनीतिक समाजीकरण होगा। और दूसरी चीज, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति समाजीकरण पर निर्भर करता है। जैसा समाजीकरण होगा, हम बार बार यही कहते हैं, राज्य का निर्माण वहां के लोगों के चरित्र से होता है। ये चरित्र का मतलब क्या होता है? राजनीतिक समाजीकरण है, राजनीतिक संस्कृति है। जैसा हमारा चरित्र होगा उसी प्रकार से देश की राजनीतिक व्यवस्था होगी। आज हमारे देश में 30-35% सांसद विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप के मुकदमे चल रहे हैं, गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं और ये लोग हम पर शासन कर रहे हैं। इनकी गलती है? इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमने चुना है इनको, ये हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी गलती है? यदि आप इनको नहीं चुनेंगे तो कैसे चले जाएंगे, कैसे सांसद बन जाएंगे? तो जैसा राजनीतिक समाजीकरण होगा उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति भी निर्धारित होगी। और अंत में राजनीतिक समाजीकरण के महत्व पर चर्चा करें। सबसे पहले यह व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी बनाता है, मनुष्य को राजनीतिक प्राणी बनाता है, स्पष्ट है। दूसरी चीज, राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखना या परिवर्तित करने का साधन है। राजनीतिक संस्कृति, अगले व्याख्यान में इसकी चर्चा होगी। राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने का या उसको परिवर्तित करने का बहुत महत्वपूर्ण साधन इसको माना जाता है, राजनीतिक समाजीकरण। तीसरा है राजनीतिक भर्ती का माध्यम है। राजनीतिक भर्ती, राजनीतिकरण, राजनीतिक सहभागिता, इन सभी का मूल प्रेरक तत्व राजनीतिक समाजीकरण है। चौथा है राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा होती है। आप लोगों को तैयार करते हैं देश की व्यवस्था के अनुरूप, और जब लोगों को व्यवस्था के अनुरूप तैयार करते हैं तब राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा होती है। देखिए, आज भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रति आस्था अपनी रखता है। संविधान के प्रति वह अन्य चीजों के बारे में भले शासन से विरोध करे या किसी का भी विरोध करे या समर्थन करे, लेकिन भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान के प्रति आस्थावान है। और संविधान के प्रति आस्थावान होने के कारण आज देश की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी तरह से संचालित हो रही है। आलोचना, प्रत्यालोचना, राजनीतिक विरोध सब चलते रहते हैं, लेकिन देश में राजनीतिक व्यवस्था अच्छी तरह से संचालित होगी। और आखिरी है व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन का यह एक माध्यम है संविधान।
व्यवस्था, ये सब चीजें व्यक्ति को सिखाती है, व्यक्ति को बताती है, व्यक्ति का मन व्यवस्था के अनुरूप ढालने की कोशिश करती है और इस प्रकार से व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होता है। आज चीन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति व्यवस्था की आलोचना नहीं कर सकता, विरोध तो बहुत दूर की बात होगी, व्यवस्था की आलोचना तक नहीं कर सकता, क्योंकि उनको वैसा ही पढ़ाया, सिखाया और बनाया जाता है, ताकि बचपन से ही उसको जिस प्रकार से चीनी लड़कियों के पैरों को लकड़ी का जूता पहना करके बांध दिया जाता है, उनके पैरों का विकास होने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि पहले चीनी लड़कियां ससुराल से भाग आती थी अपने मायके, तो चीनी लड़कियों को लकड़ी के जूते पहनाना शुरू किया गया ताकि उनके पैर छोटे रह जाएं और वो भाग न सके। इसी प्रकार से बचपन से ही चीनी बच्चों को चीनी साम्यवादी व्यवस्था के बारे में अच्छी तरह से घुट्टी पिलाई जाती है, ताकि वे आगे चल करके चीन की साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन केवल करें, आलोचना विरोध के बारे में सोचें ही न। यह है राजनीतिक समाजीकरण। जैसा समाजीकरण होगा, जैसा राजनीतिक समाजीकरण होगा, देश की व्यवस्था उसी के अनुरूप होगी। इसी के साथ राजनीतिक समाजीकरण का यह अध्याय पूरा हुआ। आपको